Hi everyone, welcome to Global Online. This is अंकिता सूद. रिसर्च एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको एज इट इज देखने को मिल सकते हैं. साथ ही आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली स्टूडेंट्स आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे. स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट वनरेबल इन रिसर्च. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च एथिक्स. तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए. ठीक है, सो एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता. यानी कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ नैतिक रूल्स होते हैं. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं. तो रिसर्च जो प्रोसेस है कंप्लीट, उसको जो हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स से रिलेटेड कौन सा पॉइंट है जो कि लीस्ट वनरेबल है. तो पहला ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स इन्वॉल्व. यानी कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है, उसको फॉर्मुलेट करना, उसको अच्छे से ढूंढना. ठीक है, एंड उसमें जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना. दूसरा ऑप्शन बोलता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. तो जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है जो हमने कलेक्ट किया है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे एंड देन उसको इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि उसकी व्याख्या और विश्लेषण करेंगे. अगला ऑप्शन है रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट एंड देयर इम्प्लीकेशंस. यानी कि रिसर्च में हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, उसका जो भी होगा रिजल्ट, उसकी हम लोग क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट करेंगे. ठीक है, एंड उसकी जो भी इम्प्लीकेशंस होंगी उनको भी रिपोर्ट में हम ऐड करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है साइटिंग अ थ्योरी इन सपोर्ट ऑफ द वंस थीसिस. यानी कि जो कोई पर्सन है जिसने ऑलरेडी थीसिस बनाई हुई है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, थ्योरी का सपोर्ट लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लीस्ट वनरेबल पूछा गया है. ठीक है, तो इसका मतलब होता है एक तरह से हम बोलेंगे हेल्पलेस ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो रिसर्च की रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, रिजल्ट आ जाता है, उसकी जो रिपोर्ट जनरेट करना एंड उसको इम्प्लीकेट करना, दैट इज द लीस्ट वनरेबल टाइप. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द अनएथिकल प्रैक्टिस ऑफ अ रिसर्चर फ्रॉम द फॉलोइंग. तो अनएथिकल यानी कि अनैतिक. ठीक है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो पहला इसमें पॉइंट है अवॉइडिंग प्लेगरिज्म. सो प्लेगरिज्म क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए. प्लेगरिज्म होता है एक तरह से कॉपी करना. ठीक है, मान लीजिए कि किसी कंटेंट को हम लोग एज इट इज कहीं से उठा करके कहीं पे कॉपी कर देते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेगरिज्म ऐड कर रहे हैं. ठीक है, तो दूसरा है अवॉइडिंग मैनिपुलेशन, यानी कि जो उसकी हेर फेर होती है उन चीज़ों से बचना. तीसरा है अवॉइडिंग डुप्लीकेशन. ठीक है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट चीज़ों का आप लोगों को मतलब पता है कि एक ही चीज़ को अगर हम लोग बार बार लिखते हैं, ये सोच के कि जो हमारी रिसर्च की थीसिस हैं, जो हमारे नोट्स हैं, उसमें हम लोग पेजेस बढ़ाएंगे, तो ये चीज़ यूज़ होती है. ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि हम उसको अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट बोलता है अवॉइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि जो विश्वसनीय जानकारी होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कि जितनी भी रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है उसको ही अगर हम लोग अवॉइड कर देंगे तो वो अनएथिकल ही होगा. हमेशा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं, वो अनएथिकल की जगह एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं एंड वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चन है कि प्लेगरिज्म जो है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए.
यहाँ पे बोला है कि नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए, ठीक है। मैनिपुलेशन को भी अवॉइड करना चाहिए एंड डुप्लीकेशन को भी अवॉइड करना चाहिए। एंड जो भी रिलायबल यानी कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है रिसर्च से रिलेटेड, हमेशा हमें उसी को ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, जो रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, ये एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं, ठीक है, जिससे कि हम लोग रिसर्च को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड। अब हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वो एक सोशल एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स ऑलवेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग, डिफ्रेंशिएट गुड और बैड। तो इसीलिए नैतिकताएं जो है वो यूज की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कोप ऑफ वियोलेटिंग रिसर्च एथिक्स इज कंसीडर्ड टू बी रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो रिसर्च स्टडी के स्टेजेस अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग 1 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वियोलेटिंग रिसर्च एथिक्स को हम जो है किस तरह से जो है वियोलेट करेंगे, ठीक है, रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो पहला है यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। सो रिसर्च में अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं एंड सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग इट, ठीक है। एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम इसके टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। सो रिसर्च जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम डिफाइन करेंगे एंड डेलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा। सो जो भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है फील्ड में जा करके या गूगल के थ्रू या जैसे भी, ठीक है, उसको एनालाइज करना एंड उसको इंटरप्रेट करना। नेक्स्ट इज defining a research population and method of sampling, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग द सेम एज अ बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो रिसर्च में हमने जो कुछ भी चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो कुछ भी हमारी फाइंडिंग्स है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, एंड उसको क्या करना, उसको एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस के रूप में यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, पहले तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा जो कि सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हम जनरेट करते हैं एंड उसके बाद नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइनिंग एंड डिलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये क्यों है राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम लोग रिसर्च पॉपुलेशन को, ठीक है, रिसर्च पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं एंड जो भी मेथड ऑफ सैम्पलिंग है, यानी कि सैम्पलिंग का मतलब है कि कहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, हम लोगों ने फील्ड में जाकर काम किया है या फिर हमने ऑनलाइन ही डेटा कलेक्ट किया है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड जो रिसर्च की हमारी फाइंडिंग्स है, जो भी हमने अभी तक काम किया है, उसके प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, ठीक है, एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बेसिस को ध्यान में रखते हुए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following statements is true in the case of a test prepared by you as a teacher, ठीक है। तो अगर आप टीचर हैं, ठीक है, तो आपने एक टेस्ट प्रिपेयर किया, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग ट्रू है। एक टेस्ट जो है वो रिलायबल है अगर वो ऑब्जेक्टिव है, इफ अ टेस्ट इज रिलायबल इट इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं। इफ अ टेस्ट इज वैलिड इट इज़ अ रिलायबल ऑल्सो, इट इज़ रिलायबल ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट है इफ अ टेस्ट इज रिलायबल तो ही उसको वैलिड बोला जाएगा। नेक्स्ट है अगर एक टेस्ट वैलिड भी है, एक टेस्ट रिलायबल भी है, ठीक है, तो ही उसको जो है हम यूजेबल बोलेंगे, यानी कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, तभी क्या होगा, तभी उसको हम पर्टिकुलर टेस्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होने चाहिए रिलायबिलिटी के, वैलिडिटी के, ठीक है। तो वैलिडिटी क्या होती है, एक टेस्ट को तब वैलिड माना जाता है, ठीक है, कि जब वो मेजर करता है कि क्या क्या बेसिस पे हम लोगों ने उस टेस्ट को जनरेट किया है। फॉर एग्जाम्पल अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर पर्सनैलिटी मस्ट मेजर द पर्सनैलिटी एंड नॉट सम अदर ट्रेट्स। जैसे अगर किसी पर्सन की मान लीजिए कि हम लोग मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टेस्ट बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एक्स्ट्रा उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं वैलिडिटी, ठीक है। तो जो भी टेस्ट होता है अगर वैलिड, ठीक है, तो उसको रिलायबल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी क्या होता है, ठीक
ठीक है। सो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि हम किस लेवल पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स द कंसिस्टेंसी विद विच अ टेस्ट यील्ड द सेम रिजल्ट ओवर द टाइम इन मेजरिंग वट एवर दे डू मेजर, ठीक है। यानी कि अभी जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मान लीजिए कि आगे आने वाले 4 साल के बाद भी ये वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो क्वेश्चंस है वो रिलायबल है, वो सिर्फ अभी के लिए ही यूजफुल नहीं है, वो आगे आने वाले टाइम पे भी यूज होंगे, ठीक है। सो एक टेस्ट को रिलायबल बोला जाता है विदाउट बीइंग वैलिड। सो नेक्स्ट आते ही है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। सो अगर हम लोग किसी पर्सन के स्कोर को, इनके ओपिनियन को, ठीक है, या फिर बायस जजमेंट जो होती है उसको एलिमिनेट करते हैं तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोला जाता है, ठीक है। यूजेबिलिटी होता है कि जो एक ही पर्टिकुलर चीज अगर बार बार यूज होती है, ठीक है। तो ये थी 4 बेसिक टर्म्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। तो अगर एक टेस्ट वैलिड है तो ही उसको रिलायबल हम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेगरिज्म इन रिसर्च इज, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी चीज को कॉपी करना। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, मैंने एज इट इज गूगल से कॉपी किया, तो मुझ पे केस भी हो सकता है प्लेगरिज्म का कि मैंने कॉपी की है इन चीजों को, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा। अगर हम किसी पहले के डेटा को, पुराने डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो उसका एक क्रिएटिव यूज होगा। सॉरी, यहाँ पे बोला गया है कि किसी प्रीवियस डेटा का क्रिएटिव यूज, यानी कि उसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके अगर हम उसको यूज करते हैं तो क्या उसको प्लेगरिज्म बोला जाएगा। नेक्स्ट है कॉपिंग एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, ठीक है। जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए मुझे अभी MCQs की जरूरत थी तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड इसको यूज भी कर रही हूँ, तो क्या इसको प्लेगरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट है कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे हम कोट करेंगे, उसका नाम यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव, यानी कि पुराना ही डेटा हम यूज कर रहे हैं, किसी पुरानी रिसर्च का डेटा हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो नया है, ठीक है, कुछ फ्रेश थीम हम लोग लेकर चले हैं लेकिन डेटा पुराना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, दैट इज किसी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड उसको यूज करना, ठीक है। सो प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म एक मॉरल होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉरल, एथिकल एंड लीगल इशू। तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर प्लेगरिज्म होगा आप लोगों के रिसर्च पेपर में तो आप लोगों पे केस भी कर सकता है कोई पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। Next question is a researcher uses data of an earlier research paper and published a new research paper. So this is called, ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, 5th क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट को कॉम्प्लिकेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम किसी पुराने रिसर्च पेपर से उसके डेटा को यूज करते हैं, ठीक है, एंड अपने पेपर में उसको ऐड कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, तो वो क्या होगा, एथिकल है, अनएथिकल है, परमिसिबल है या प्रॉपर है, यानी कि ठीक काम है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग बता सकते हो कि ये एक अनएथिकल हो सकता है, ये अनएथिक चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वियोलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। तो अगेन यहाँ पे रिसर्च की जो नैतिकता है उनको वियोलेट करने से रिलेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे पहला है प्रॉपर फॉर्मुलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइपोथेसिस मेकिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, ठीक है। तो किस बेसिस पे, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो रिसर्च एथिक्स है उसको हम वियोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो एक रिसर्च वायलेशन का ही पार्ट है, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट। नेक्स्ट है यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयर्ड बाय अदर्स, ठीक है, यानी कि किसी और ने रिसर्च टूल्स जनरेट किए थे, बनाए थे, यूज हम उनको कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो इसका लॉजिक मैं बता चुकी हूँ कि रीजन से पहले आप लोग बिकॉज ऐड कर दो, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो असर्शन में बोला गया है कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च एथिक्स है, ठीक है, एंड इसकी जो ऑब्जर्वेंस है,
ठीक है, यानी कि उसका जो अनुसंधान का जो पालन है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिसर्च की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए। क्योंकि रीजन दिया गया है, द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस। ठीक है, यानी कि जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं, जो पॉलिसीज बनाती हैं रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये करते हैं अकाउंटेबल फॉर परस्यूइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस, यानी कि इनका मेन फोकस जो है वो एक्सेलेंस को प्रमोट करने में होता है। ठीक है, उनको जवाबदाही करनी होती है वहां पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड जो आर है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे बोला गया है कि ए और आर दोनों ट्रू हैं, बट आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इजीली देख सकते हो कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इसमें जो भी रिसर्च एथिक्स होते हैं ना, इसमें इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिसर्च की क्वालिटी पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इनको डेवलप किया गया है। तो ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट हो जाएगा। रीज़न क्या है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडीज जो होती, जो भी लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस को बनाते हैं, उनको एक्सीलेंस पे जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसको प्रमोट करने पे हमेशा फोकस करना पड़ता है, इसीलिए ये रिसर्च एथिक्स जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए जो है करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे नॉट पे फोकस करना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते एंड क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, सो क्या है ये? नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस इन एथिक्स इन रिसर्च। तो पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू उनको हम लोग एक्सेस नहीं देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक्सेस को। नेक्स्ट है रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन और पार्टिसिपेंट ओनली विद रिटन कंसेंट। ठीक है, लेकिन क्या बोला है यहाँ पे कि रिटन कंसेंट, यानी कि सिर्फ लिखित में ही उनको हम लोग क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिवील करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजिंग द डेटा सबसेट्स, यानी कि जो भी डेटा के सबसेट होते हैं उसका खुलासा कर देना, सबको वो चीज़ें बता देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द पार्टिसिपेंट इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे पास डेटा इंस्ट्रूमेंट्स है, डेटा के उपकरण है, टूल्स भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, डेटा के टूल्स जो भी हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनके एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देना जहाँ पे भी पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो भी हमारे डेटा के सबसेट्स होते हैं, ठीक है, उसको डिस्क्लोज करना, इसको हम लोग रिसर्च एथिक्स में ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड एज, यानी कि किसी की नॉलेज के बिना, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने कोई पोएम लिखी है, ठीक है, आप लोगों की परमिशन के बिना मैं उस पोएम को कहीं पब्लिक प्लेस में सुना रही हूँ, या फिर मैंने एक बुक में पब्लिश कर दिया उसको अपना नाम लेकर के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं किसके अंडर? कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, पब्लिकेशन एंड पेटेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं रिसर्च के केस में, किसके अंदर? प्लेगरिज्म के अंदर। कॉपीराइट भी वही होता है कि अगर हम किसी की चीज़ को यूज़ करते हैं विदाउट उनकी परमिशन, तो कॉपीराइट का भी चार्ज हम लोगों पे लग सकता है, लेकिन रिसर्च में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं प्लेगरिज्म टर्म को। ठीक है, सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो कि आपने 10 में से कितना स्कोर किया है, एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।